नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाग 4 के बारे में, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये नीति के निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं कि जिनको राज्य प्रयास करता है कि समाज में या राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहें, सभी जो हमारे नागरिक हैं भारत के अंदर, तो उन सबको सारी सुविधाएं प्राप्त हों, न्याय प्राप्त हो, उन्हें काम प्राप्त हो, और जो गरीबी से जूझ रहे हैं उन्हें जिस प्रकार आप देते हैं मिड डे मील, ये व्यवस्थाएं लागू हों, राशन मिले, वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो नीति के निर्देशक तत्व ये आता है भाग 4 में। भाग 4 में इसको हम नीति के निर्देशक तत्व इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये दिया गया है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक दिया गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको ये बता दें कि हमारे भारत के संविधान में, आप लोगों को पता ही है कि जो ये संविधान में कुछ कुछ चीज़ें किसी और देश के संविधान से संशोधित करके लिया गया है। तो वैसे ही हम ये नीति का निर्देशक तत्व है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये क्वेश्चन में भी काफ़ी बार आता है कि आयरलैंड नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद में इसमें दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में प्रतिक्रिया दी है कि क्या क्या है। तो पहला तो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में बताया है कि ये तत्व विशेषता वाला तत्व है। ये तत्व का मतलब है, डायरेक्टिव नीति के निर्देशक तत्व विशेषता वाले तत्व हैं, विशेषता वाला तत्व है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और इनमें एक विचारक और हुए जो कि ग्रेनविल ऑस्टिन हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन उन्होंने अपना विचार इसमें बताया है कि ये डीपीएसपी यानी नीति के निर्देशक तत्व की आत्मा है। नीति के निर्देशक तत्व की आत्मा है। उन्होंने इसके बारे में ये बताया है। तो ये दो विचारक हैं जिन्होंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। तो आर्टिकल में 36 से 51 तक तो है ही। तो हमारा नीति का निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अगर ये पेपर में भी आया है तो ये तो वन लाइनर में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। ये सब बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन ये वन लाइनर में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में अब हम बात करेंगे आर्टिकल 36 के बारे में। आर्टिकल 36 क्या कहता है? अगर आपने भाग 3 पढ़ा होगा मूल अधिकार के बारे में, तो आर्टिकल 12 में दिया गया है कि राज्य का मतलब क्या होगा, राज्य की परिभाषा दी गई है। वही चीज़ आर्टिकल 36 में भी दिया गया है। तो हम इसमें भी चर्चा कर देते हैं कि राज्य का मतलब क्या होगा। राज्य का मतलब है संसद और केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य में राज्य,
राज्य का मतलब है विधानमंडल। राज्य कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि राज्य है, तो विधानमंडल, विधानमंडल और उसके बाद राज्य सरकार। भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य प्राधिकारीगण, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, तो इसको हम लिख सकते हैं अन्य स्थानीय प्राधिकारीगण। तो जो भारत सरकार के नियंत्रण में यानी राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी, चाहे वो संसद हो, केंद्र सरकार हो, विधानमंडल हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय अधिकारी, पंचायती राज व्यवस्था तक, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये राज्य की परिभाषा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ तक भारत का शासन लगता है तो उसके अंतर्गत आने वाले ये सभी अधिकारीगण उसमें शामिल हैं सभी। तो आर्टिकल 36 में ये परिभाषा दी गई है। उसके बाद में है आर्टिकल 37। तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो परिभाषा पे उतना सवाल तो नहीं आता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 37 के बारे में। आर्टिकल 37 कहता है कि ये नीति के निदेशक तत्व जो भी डीपीएसपी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, नहीं होंगे। और इसमें एक बात और लिख दी गई है कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि जो भी डीपीएसपी में दिया गया है उन्हें लागू करना और उन्हें लागू करने का प्रयास करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा। तो राज्य सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उनके पास आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर उसी के हिसाब से राज्य प्रयास करेगा कि हम इनकी जो डीपीएसपी में नीतियाँ दी गई हैं वो किस प्रकार लागू करेंगे, तो अपने हिसाब से वो लागू करेगा। और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय का क्या मतलब है इसके बारे में भी बता दें। तो जो भी नीति के निदेशक तत्वों में दिया गया है उसके लिए आप अगर मान लीजिए जैसे अभी है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, किसी को अभी सरकारों के लिए आप देखते हैं लैपटॉप वितरण कोई कोई करता है, या फिर आपने मध्य प्रदेश सरकार में लाडली योजना देखा था, उसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें दूध बढ़ती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। राज्य सरकारें चुनाव में या फिर ऐसे भी वो सारी व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, स्मार्टफोन देते हैं और भी अन्य तरह तरह की चीज़ें देते हैं जो कि डीपीएसपी में दिया गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि ये व्यवस्थाएं हों। तो अब मान लीजिए सरकार के पास आज व्यवस्थाएं हैं तो सरकार आज वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, वितरित कर रही है। सरकार के पास अगर आर्थिक तंगी आ गई या आर्थिक मंदी आ गई तो फिर सरकार ये व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आप न्यायालय जा कर के ये नहीं कह सकते कि साहब हमको तो पहले मिल रहा था आप दे ही नहीं रहे हैं तो इनको हटाओ। तो न्यायालय में इस बात की अपील आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। उसके बाद में राज्य प्रयास करेगा लागू करने का। अब क्या क्या प्रयास करेगा राज्य उसके बारे में हम समझते हैं। तो अब आर्टिकल 38 से स्टार्ट होता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं जिसके तहत हम सभी को राज्य सरकार तरह तरह की व्यवस्थाएं देता रहता है कि आप ये चीज़ें यूज कीजिए, ये चीज़ें। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। अब आर्टिकल 38 में राज्य क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा। तो इसमें है लोक कल्याण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
अभिवृद्धि अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा, स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो राज्य सरकार किस तरह की लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण का अगर अर्थ बता दें, लोक मीन्स जनता, जो हमारे देश के नागरिक हैं। तो राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कल्याण से संबंधित और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा। तो सबसे पहले वो करेगा सामाजिक न्याय हो, सामाजिक रूप से न्याय हो उनका, सामाजिक न्याय की बात करेगा। आर्थिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय, और उसके बाद में सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इन तीनों प्रकार की राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उन्हें, जितने भी नागरिक हैं, उनको आर्थिक तंगी से न जूझना पड़े, उनको खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हों, राशन की व्यवस्थाएं करेगा, राजनीतिक रूप से व्यवस्थाएं करेगा कि वो राजनीति में भाग ले सकें, तो उनके साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक रूप से भेदभाव ना हो, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। अब इसी के तहत ये तो दिया गया है ए में, 38A के सब क्लॉज ए में। अब बी में क्या दिया गया है कि राज्य और क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा। राज्य करेगा कि उनके जो भी अवसर हैं, राज्य द्वारा जो भी अवसर प्राप्त किए जाते हैं, अवसर हैं, सुविधाएं हैं, सुविधाएं का मतलब है सार्वजनिक सुविधाएं, जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, अवसर हैं, और उनकी प्रतिष्ठाएं हैं, जो भी नागरिकों की प्रतिष्ठा है, इनमें, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता ना हो, यानी असमानता को हटाने का प्रयास करेगा, असमानता को रोकने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। अवसर जो भी हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए, और सुविधाएं जो भी राज्य की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि इनको ये सारी सुविधाएं मिलती रहे, और उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी, नागरिकों के मान सम्मान बना रहे। तो राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा आर्टिकल 38 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 39 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 39 में क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा राज्य। तो राज्य के द्वारा इसमें कुछ अनुसरणीय तत्व हैं, राज्य द्वारा कुछ नीति के अनुसरणीय तत्व हैं, कुछ नीति के अनुसरणीय तत्व हैं। तो इसमें कई क्लॉज दिए गए हैं आर्टिकल 39 में। तो इनमें अभी हम आपको थोड़ा सा बता दें, इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं किया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती भी हैं। तो ए में क्या बताया है कि क्या व्यवस्थाएं होंगी आर्टिकल 39A में। 39A में बता दिए हैं कि स्त्री पुरुष या सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका का मतलब है कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 39 में ये बताया गया है कि जो भी स्त्री पुरुष हैं उनके या सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा।
और फिर आर्टिकल 32, ये 32 कह रहे हैं, सॉरी, आर्टिकल 39B में बताया गया कि सामूहिक हित आप समझते होंगे कि जो भी समूह रहते हैं, गांव के लोगों को एक समूह ही बोलते हैं। तो सामूहिक हित या किसी समुदाय, जो समुदाय हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं होगी कि समुदाय के हित के लिए, समुदाय के लिए व्यवस्था करेगा कि जो भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का सम वितरण। अब भौतिक संसाधन क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो भौतिक संसाधन हैं जो भी राज्य के द्वारा चलाई जाती हैं स्कीम, जैसे बस सेवा है, रेल सेवा है, वायुयान सेवा है, और उसके बाद में और जो भी भौतिक चीज़ें हैं सरकार के द्वारा, जैसे हमने बताया अभी लैपटॉप वगैरह वितरित करते हैं। तो ये सब भौतिक संसाधन हैं जो जीवन जीने के एक तरीके हैं। तो इन सब का समान वितरण, कि हर व्यक्ति को समान वितरण हो, इस तरह की व्यवस्था करेगा। और बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, धन और उसके बाद उत्पादन के साधनों का, जो भी उत्पादन के साधन हैं उनके संकेंद्रण को रोकेगा, संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसा करेगा। अब ये धन और उत्पादन के साधन क्या क्या हैं? जैसे पहले की व्यवस्थाएं थी तो उनमें क्या था कि जो भी धन था किसी एक ही व्यक्ति के पास, जैसे जमींदार टाइप के व्यक्ति होते थे, तो उनमें जो भी उत्पादन के साधन है किसी ऐसे व्यक्ति के पास लग जाते थे जिनको वो जिस प्रकार जैसा चाहते थे वो कामगारों को उस प्रकार से काम करवाते थे, उनसे मजदूरी करवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे। तो ये उत्पादन के जो भी साधन हैं वो किसी एक व्यक्ति में ना हो, इसका प्रयास करेगा रोकने का। तो ये व्यवस्थाएं करेगा। और अभी के टाइम पे जो और चीज़ें मिलती हैं, तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समान वेतन। तो जो भी स्त्री और पुरुष हैं उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा सभी को। अगर मान लीजिए पुरुष को 10 रुपया मिल रहा है तो स्त्री को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा, 10 रुपये ही। उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इस तरह। तो ये स्त्री पुरुष में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद है इसमें ई में, तो ई में क्या व्यवस्था किया गया है कि कर्मकारों का मतलब है जो व्यक्ति काम करने वाले हैं, मजदूर हैं और सभी व्यक्ति हैं, क्योंकि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति, उनके स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में जो, और उसके बाद में बलात्सरम, उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति को बढ़ाएगा। और उसके बाद ये बलात्सरम को रोकने का प्रयास करेगा कि किसी भी व्यक्ति के रोकने का प्रयास करेगा, ये व्यवस्थाएं करेगा। तो इसमें एक अभी और है, तो कर्मकारों के जितने भी भाई व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो स्वस्थ रहें काम करने के बाद, उनके साथ किसी भी प्रकार का और उनकी शक्ति छीड़ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं करेगा। अब इसमें एक और है एफ। अब एफ में क्या बताया गया है कि जो बच्चे या बालक, इसको यहाँ लिख देते हैं बालक, तो इनके विकास के लिए और इनके विकास के लिए इनके
शिक्षा के लिए और ये बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, इसके लिए भी राज्य व्यवस्था करेगा। तो ये चीज़ें दी गई कि आर्टिकल 39 में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध हों, उनका हित हो, और उसके बाद जो भी उनका सामुदायिक कुनबा है उनमें सही से भौतिक संसाधन का वितरण हो, धन का संकेंद्रण ना हो, सभी व्यक्तियों को यानी स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराए जाएं। तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 में ये दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 39 में एक चीज़ें और दी गई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 39 का में दिया गया है, आर्टिकल 39 का ये बाद में जोड़ा गया। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो ये इसको 39 से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब क्लॉज हैं, इनको सब क्लॉज में आता है, और ये 39 से या 39 का जोड़ा गया बाद में। तो इसमें व्यवस्थाएं की गई। निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय नहीं रहेगा, समान न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि की सहायता या विधिक सहायता। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। ये पहले नहीं था, इसको लाया गया है 42वें। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फिर कब लाया गया। तो समान न्याय का मतलब है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब आदमी है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा देश के जो भी व्यक्ति हैं, कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जो काफ़ी एकदम गरीबी से जूझते रहते हैं, तो उनके पास ये व्यवस्थाएं नहीं रह पाती हैं कि वो किसी वकील को हायर कर सकें। तो उनके लिए समान न्याय, तो उनको समान न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि अगले के पास पैसा है, वो अपनी व्यवस्था कर लेगा। तो सभी व्यक्ति को समान न्याय मिल सके, इसके लिए निःशुल्क विधि सहायता। तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त हो सके उनके लिए जो गरीब हैं, और जो इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो विधिक सहायता, जो विधि की सहायता, विधिक सहायता, विधिक सहायता, विधिक सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, या उन्हें गरीबी के कारण या किसी भी कारण से प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए राज्य ऐसा प्रयास करता है, उन्हें सरकारी वकील देते हैं कि सरकारी। हाँ, ये बात थोड़ा सा अलग है कि सरकारी वकील उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन राज्य ऐसा करेगा कि उनके लिए निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त कराएगा। 39 का में ये लिखा गया। तो ये 39 का पहले था नहीं, तो इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संशोधन से। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब ये जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये चीज़ें व्यवस्था की गई समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। अब ये ग्राम पंचायत के गठन के बारे में
थोड़ी सी कहानी है, मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये ग्राम पंचायत जब भारतीय संविधान बन रहा था तो गांधी जी ये चाहते थे कि ग्राम पंचायत इसको मूल अधिकार में रखा जाए, इसको तुरंत ही लागू किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। लेकिन उसी बीच में अम्बेडकर थे। अम्बेडकर ये चाहते थे कि इसको मूल अधिकार में न रखा जाए। इसके पीछे अम्बेडकर जी का यह तर्क था कि उन्होंने देखा था कि जो गांव के जमींदार लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर व्यक्ति हैं, वो उनसे वो काम करवा लेते हैं और उन्हें पैसा नहीं देते हैं और वो अपने ज़मीन पर काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का उनका तर्क था कि अगर हमने ये ग्राम पंचायत का अगर गठन कर दिया, ग्राम पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था अगर हमने लागू कर दिया, तो ये चीज़ें जो वहाँ के प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, ये शक्ति उन्हीं में रह जाएगी। अभी भी होता है, तो इसको तो छोड़ेंगे, लेकिन उनका क्या तर्क था, वो क्या कहते थे कि अगर हम इसको अभी लागू कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि जमींदार के पास ही सारी शक्ति रह जाएगी। तो हम या जो भी मजदूर, किसान, वो सब व्यक्ति ने जो सपना देखा था आज़ादी का कि हम जमींदारों से आज़ादी पाएँ, तो उस प्रकार की उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो इसे मूल अधिकार में ना रख करके इसे ग्राम पंचायत का गठन, इसे आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में रख दिया गया और इसमें ये लिख दिया गया कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, उसके बाद समान रूप से भौतिक संसाधनों का जब वितरण होने लगे, तब ये ग्राम पंचायत को लागू किया जाए। ये चीज़ें व्यवस्थाएं करी आर्टिकल 40 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। तो हम आर्टिकल 41 के बारे में बात करेंगे अब। आर्टिकल 41 में दिया गया है कि जो आज देखते हैं आप लोग कि जो बुजुर्ग हैं, जो अपाहिज व्यक्ति हैं, जिनको सही व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षा मिले, ये राज्य क्या क्या प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 41 में बताया गया कि कुछ दशाओं में व्यक्ति को शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा एवं लोक सहायता देने का प्रयास राज्य करेगा। तो शिक्षा किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो अभी भी आप देखते होंगे शिक्षा कैसे में लागू होती है। तो शिक्षा उन व्यक्तियों को लागू होती है, जैसे कोई व्यक्ति हैं, मान लीजिए वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि अब प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं, इतने लाखों में फीस होती है कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं व्यवस्थाएं सभी को। तो राज्य क्या प्रयास करेगा शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए प्रयास करेगा वो। अभी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती है जो बड़े बड़े जगहों पर, जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया। तो इन सब चीज़ों में सरकार ये प्रयास करता है कि ये व्यवस्थाएं मिले और उसके बाद में गरीबों के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं सरकारी रूप से रैंक में आएँ और पढ़े लिखें, उसके बाद उन्हें कम फीस में सरकारी पैसों में उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके, ये प्रयास करेगा। और ये तो बड़े लेवल की हो गई। आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में फीस कम होती है, तो यूनिवर्सिटी ऐसे व्यवस्था करता है कि उन हॉस्टल की फीस, उसके बाद कम पैसों में उन्हें एक अच्छी डिग्री प्राप्त करने का। तो ये शिक्षा में क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा। उसके बाद लोक सहायता में आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपंग है, जिनका एक हाथ नहीं सही है, तो उनको राज्य रिजर्वेशन देता है, जिसको हम आरक्षण बोलते हैं। तो ऐसे व्यवस्थाएं करता है लोक सहायता में। और अभी आप न्यूज़ वगैरह में खुद देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो लिख ही नहीं पाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करता है राज्य की। उनको जिनके हाथ ही नहीं है, तो जिनके हाथ नहीं है उनको अलग से लेखन के लिए बुलाया जाता है व्यक्ति को, तो वो अपनी बातों को बोलते रहते हैं और उसके बाद उनको
लोक सहायता या रिजर्वेशन इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें आर्टिकल 41 में दिया गया कि ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा ये चीज़ें। और उसके बाद में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको इसी के आधार पर पेंशन की सुविधा मिलती है। जो अभी पेंशन देखते हैं वो चीज़ें इसी के आधार पर मिलती हैं। तो जो गरीबी और जो एक उम्र हो गई है 50, 55, 60 जो भी व्यक्ति की क्राइटेरिया होती है कि इन्हीं के आधार पर मिलेगा। तो ये लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है और शिक्षा में उन्हें सहायता दी जाती है। तो ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 मोस्टली ये महिलाओं से संबंधित है। तो ये उनके मनोचित दशा एवं स्त्री प्रसूति संबंधी उपबंध राज्य करेगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि इनके मनोचित दशा एवं स्त्री प्रसूति जो भी हैं तो ये संबंधी उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 में ऐसी व्यवस्था की गई जो आज के टाइम पे काफ़ी प्रभावी भी है। तो अभी आप देखते हैं जब स्त्री प्रसूति होने वाली है, कोई ऐसी महिला है जिनको बच्चे होने वाले हैं तो उनको अलग से मैटरनिटी लीव आप सुनते होंगे उस प्रकार की, जिसको हिंदी में प्रसूति कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में उन्हें छुट्टी प्रदान किया जाएगा और उन्हें वेतन भी दिया जाएगा। प्राइवेट हो गवर्नमेंट, प्राइवेट में कहीं कहीं लागू होती है लेकिन गवर्नमेंट संस्थाओं में ये लागू होती हैं। तो आर्टिकल 42 में ये प्रयास होगा। और उसके बाद में है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो आर्टिकल 43 में दिया गया है कर्मकारों का मतलब बता दिया है आपको कि काम करने वाले व्यक्ति को ही कर्मकार कहते हैं। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाओं में हो चाहे वो प्राइवेट संस्थाओं में हो, उन्हें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो उनको निर्वाह यानी काम करने का जो भी वेतन है वो मिलेगा। उसी के साथ साथ उन्हें क्या क्या और व्यवस्थाएं मिलेगी तो इसमें दिया गया है। पहला है कि उन्हें अवकाश दिया जाएगा, जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको छुट्टी दिया जाएगा। और दूसरा क्या दिया जाएगा, दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोई त्यौहार या इसको सांस्कृतिक फेस्टिवल बोल सकते हैं, उनकी संस्कृति से संबंधित अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनमें उन्हें छूट दिया जाएगा, उन्हें छुट्टी दिया जाएगा। और उसके बाद में है त्योहारों में, संस्कृति में ये सारी चीज़ें मिलेगी और उन्हें टाइम पर छुट्टी दिया जाएगा। स्त्रियों के लिए आपको बता ही दिया है कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं इस तरह। और उनके साथ किसी भी प्रकार का बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। बलात्श्रम आप पता है इसको, पहले बंधुआ मजदूरी टाइप का काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। आर्टिकल 43 में ये दिया गया है कर्मकारों को निर्वाह के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं किया जाएगा। और इसी के तहत उन्हें अभी आप देखते होंगे थोड़ा सा सक्सेस भी है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही सक्सेस है, तो उन्हें व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसी के तहत दी जाती हैं कुटीर उद्योग। आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कुटीर उद्योग, तो ये ज़्यादातर स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाता है। कुटीर उद्योग, कुक्कुट पालन, जिनको मुर्गी पालन या और भैंस पालन, ये सब सारी व्यवस्थाएं राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उन्हें कुटीर उद्योग के लिए भी बढ़ावा दिया जाए कि वो कुटीर उद्योग में भी जा सकें। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
उसके बाद है फिर इसमें आर्टिकल 43 का जोड़ा गया। आर्टिकल 43 का इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो ये हम पहले बात करते हैं उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कर्मकारों का भाग लेना कि जो भी उद्योग का प्रबंध किया जाएगा राज्य में, उसमें जो भी कामगार व्यक्ति हैं उनको आवश्यक रूप से दिया जाएगा कि वो काम कर सकें। कोई भी उद्योग बनाया जाएगा तो उसमें ये व्यवस्थाएं की गई। इसको भी 42वें संशोधन से लाया गया। 42वें संशोधन 1976 द्वारा लाया गया। तो ये व्यवस्थाएं की गई कि उद्योग का अगर कोई प्रबंध किया जाता है तो उसमें जो कामगार व्यक्ति हैं उनका भाग आवश्यक होगा कि वो सभी व्यक्ति काम कर सकें उसमें। तो आर्टिकल 43 में ये बातें बताई गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब आर्टिकल 44 के बारे में। आर्टिकल 44 में दिया गया है कि क्या व्यवस्थाएं होंगी। आर्टिकल 44 में बताया गया कि समान नागरिक संहिता, जिसको अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा, तो समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगा। अब ये समान नागरिक संहिता में है क्या चीज़, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप देखते होंगे बवाल भी खूब हुआ था कि समान नागरिक संहिता राज्य क्यों लागू करने का प्रयास करेगा। तो पहले क्या होता था कि जैसे आपने देखा गांव में ज़्यादातर देखा होगा कि लोग क्या करते थे कि स्त्रियों को घर में बंद कर देते थे, मार देते थे, या फिर उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिलते नहीं थे। और मान लीजिए कोई ऐसी स्त्री है जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उनको विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। तो इसी समान नागरिक संहिता के रूप में ये दिया गया कि उन्हें विधवा पुनर्विवाह का अधिकार होगा और उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया जाएगा। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लिए था, लेकिन ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है। तो इसमें 2-3 कैटेगरी थी। एक तो विवाह का था, विवाह का कि विधवा पुनर्विवाह हो, और जो ये मुस्लिमों में तलाक की व्यवस्था है तो ये 3 तलाक को भी ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद में आपने देखा होगा शरीयत लॉ, उनका एक शरीयत लॉ चलता है, उसको भी ख़त्म करने का धीरे धीरे प्रयास किया गया। तो विवाह और उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कि जैसे लड़कों को मिलता है ज़मीन में हिस्सेदारी, उसी तरह बेटियों को भी दिया जाए। तो ये उत्तराधिकार अधिनियम, विवाह अधिनियम, और धार्मिक चीज़ों के लिए भी जो धर्म से रिलेटेड हैं तो उनके लिए भी ये समान नागरिक संहिता में ये राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को समान व्यवस्था मिले। तो ये विवाह हो, उत्तराधिकार हो, सभी को धर्म से रिलेटेड हो। समान नागरिक संहिता इन तीनों के आधार पर है, और कोई भी धर्म ये चाहते ही नहीं है कि उनके में सुधार हो। वो चाहते हैं हमारी जैसे प्रथाएं चल रही हैं वैसे ही चलती रहे, नहीं तो समाज बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए राज्य प्रयास करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, तो ये तो लागू हो नहीं पाया, लेकिन उत्तराखंड में ये लागू हो गया। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को 2004 में लागू कर दिया। 2004 में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू किया और अभी भी प्रभावी भी है। तो ये व्यवस्थाएं समान नागरिक संहिता की हैं। उसके बाद है आर्टिकल 45। तो हम आर्टिकल 45 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 45 में दिया गया है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, 6 वर्ष से
कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे, बच्चों की देख रेख, देख रेख, देख रेख एवं शिक्षा में उपबंध, शिक्षा में उपबंध, उपबंध। तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देख रेख के लिए, अगर हम आपको बता दें, गांव में आपने आंगनबाड़ी सुना होगा, जो आंगनबाड़ी महिलाएं रहती हैं, टीचर रहती हैं, वो जाती हैं गांव में, उनके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं 6 वर्ष से कम उम्र के होते हैं उनको ले आती हैं और उनको व्यवस्थाएं देती हैं। तो अभी तो अलग अलग चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो पहले बढ़ती थी पजीरी वगैरह और भी दूध, ये सब केला वेला, अब तो बढ़ने लगा है। तो ये सब चीज़ें जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, देख रेख किया जाएगा उनके लिए अलग से, जो बता दिए आपको कि आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं वो उनकी देख रेख करती हैं। और उसके बाद में शिक्षा में उपबंध उनके लिए बॉल लाना और उसके बाद तरह तरह के चित्रकारी लगाना, पोस्टर, तो जो भी पोस्टर वगैरह होते हैं उन पोस्टर के माध्यम से ही उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जिसको आर्टिकल 45 में दिया गया है। तो हम थोड़ा सा 40 में छूट गया था, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 की बता दें तो जो ग्राम पंचायत का गठन था, ग्राम पंचायत का गठन इसको बाद में लागू किया गया। तो ये था 73वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन 1992 में ये लागू हुआ। तो 73वें संशोधन द्वारा ये किया गया था ग्राम पंचायत का गठन। तो ये पहले था, इसको लागू किया गया जब 73वां संशोधन हुआ तो इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद क्योंकि क्लास भी काफ़ी बड़ी हो गई है तो हम आगे के जो भी आर्टिकल हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।